हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट 4। प्रैक्टिस सेट 4, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोगों ने देख भी लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज। तो इफ n इज ऑड नंबर, n यदि ऑड नंबर होगा तो ही n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो डिविजिबल होगा 8 से। फॉर एग्जांपल चेक कर लीजिए। सपोज कीजिए पहला n का वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो n का स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 1। सो 1 का स्क्वायर माइनस 1 जीरो होगा बच्चों, विच इज डिविजिबल बाय 8। दूसरा ऑड इंटीजर होता है आपका 3। सो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 1 कितना होगा 8, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। ऐसे ही 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 1 करेंगे आप तो 24 हो जाएगा, जो 8 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब n क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटेन एज a इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर देन HCF ऑफ a एंड b। ओके, तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू जो है आपको दिया है, a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b का वैल्यू दिया है आपको एक्स वाई क्यूब। तो HCF निकालना है हमें a और b का। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जब भी आपसे बोला जाए HCF निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल दिया है उसका मिनिमम पावर दिखना होता है। तो x का मिनिमम पावर क्या है, एक ही x, और y का मिनिमम पावर वाई स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सपोज कीजिए अगर हमें LCM पूछता तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर देखते हैं। मैक्सिमम पावर का मतलब x का मैक्सिमम पावर 3 है, y का भी मैक्सिमम पावर 3 है, तो LCM हो जाता है एक्स क्यूब वाई क्यूब। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है हमारा। कह रहा इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन c and a have opposite sign, c and a have the same sign, c and b have the opposite sign, c and b have the same sign। तो कौन सा होना चाहिए। तो देखिए अगर इक्वल होगा, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इक्वल होने के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए आपको। तो d का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है। यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू 4ac होगा। क्लियर। अब यहाँ से अगर आप b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4ac। अब देखिए ये 4ac ये जो टर्म है ये पॉजिटिव होगा तो ही निकलेगा। इसका मतलब है कि a और c पॉजिटिव होना चाहिए। और इधर इस तरफ का साइन देखिए बी स्क्वायर जो है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है। और b अगर हमारा निगेटिव भी होता, माइनस में भी होता तो भी हो सकता है। तो b हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, इधर पॉजिटिव और निगेटिव, जबकि इस साइड का जो है वो आपका ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है, सी एंड ए हैव द सेम साइन, दोनों का सेम साइन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। अच्छा, सम ऑफ रूट जो है वो 3 होना चाहिए, मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस का 3। क्लियर, सॉरी प्लस का 3। तो अल्फा एंड बीटा जो है आपका प्लस का 3 हो सकता है, और वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है अल्फा प्लस बीटा का। इसका मतलब कि माइनस 3 बाई माइनस 1 होना चाहिए। मीन्स बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस 3, और ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस का 1। अब चेक कीजिए इस इक्वेशन में, और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इससे ये जो इक्वेशन गिवन है उसको कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू निगेटिव एक ही ऑप्शन में, कौन सा, ऑप्शन बी में। तो आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक करा इन द गिवन फिगर एस टी पैरेलल टू क्यू आर, एस टी क्यू आर के पैरेलल है। पॉइंट एस डिवाइड पी क्यू इन द रेशियो ऑफ 4:5। पी क्यू को 4:5 में डिवाइड करा, इसका मतलब ये 4 है और ये पार्ट आपका 5 है। इफ एस टी इक्वल टू 1.6, एस टी जो है 1.6 है, तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू आर। तो क्यू आर का लेंथ क्या होगा। तो बहुत आसान, इसमें जो हम क्या लगाने वाले हैं, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसमें लगाएंगे हम पी एस बाई पी क्यू इक्वल होगा एस टी बाई क्यू आर। अब वैल्यू दे दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पी एस का वैल्यू जो हमें दिया था वो था 4/9 इज इक्वल्स टू 1.6 बाई क्यू आर।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप तो क्यू आर इज इक्वल्स टू होगा 1.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 0.4 आएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आएगा आपका 3.6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस स्लाइड में 6 तक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। क्वेश्चन क्या रहता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 150 मीटर हाई टावर इज 30, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इन मीटर इज। ओके, आप देखिए एक कार है जो पार्क है, एक टावर 150 मीटर का है जहां से हम देख रहे हैं उस कार को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। इसका फिगर आप बनाना चाहें तो कुछ इस टाइप से बनेगा। सपोज कीजिए ये एक टावर है और यहाँ कार पार्कड है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाना है हमें 30 डिग्री। ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। हाइट कितना है 150 मीटर। लेट कर लीजिए, लेट इट बी ए बी सी, इसको एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, तो हमें जो है यहाँ पर बी सी निकालना है। ठीक है ना, तो इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी सी। अब टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल्स टू 150 बाई बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी सी इज इक्वल्स टू 150√3 मीटर, जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इज। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है हमें। ये ए है, ये बी है और सी पर हमें 90 बनाना था। ये लीजिए सी पर हमने 90 बना दिए। ठीक है, अब क्या आ रहा है हमें वैल्यू निकालना है कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस देखो बच्चों, अगर ये 90 डिग्री है इसका मतलब ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी तो ये ट्राइंगल बनेगा। एक ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होता है। सो कॉस ए प्लस बी मीन्स कॉस 90 डिग्री। समझ में आ रही है बातें। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो है हमें देखना है। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहोगे सर 0 होता है, तो लिख दीजिए 0। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही गया, तो आप कहोगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है इफ द टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड पी क्यू आर, एंगल डी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल आर एंगल ई के बराबर है, देन फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो कौन सा ट्रू नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब कि ट्राइंगल डी ई एफ और पी क्यू आर ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। कैसा ट्राइंगल होगा, सिमिलर। तो देखिए लिखेंगे हम डी ई एफ सिमिलर टू पी क्यू आर। तो इसमें डी ई अपॉन में पी क्यू होना चाहिए, साइड का रेशियो ई एफ अपॉन में क्यू आर होना चाहिए, इक्वल्स टू डी एफ अपॉन में पी आर होना चाहिए। क्लियर, इतनी चीज़ें चाहिए। इसमें देखिए जो चीज़ नहीं होगा वो गलत, इसके अलावा जो दिया होगा वो गलत होगा। तो ऑप्शन बी को आप ध्यान से देखिए, लिखा है डी ई बाई डी एफ, तो डी ई बाई डी एफ इक्वल होना चाहिए पी क्यू बाई पी आर के, लेकिन यहाँ पर लिखा है डी ई बाई डी एफ इक्वल होगा एफ ई बाई आर पी के, जो कि गलत है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। टू सर्कल्स टचेज ईच अदर externally at P, AB is common tangent to the circle touching them at A and B. The value of angle APB is, angle APB का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान। देखिए इसका शेप अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस टाइप से बनेगा शेप। दो सर्कल लेना है पहले, सपोज कीजिए एक सर्कल ये, एक सर्कल ये।
इन दोनों का कॉमन टेंजेंट है। ये लीजिए कॉमन टेंजेंट। देखिए अब हम नेमिंग अगर करना चाहें तो ये हमारा ए होगा, ये बी होगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों। मान लीजिए ये वाला पॉइंट पी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम डी रख लेते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। ये दोनों जो है क्या है, यहाँ पर ए पी बी एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इन ट्राइंगल ए पी बी, ध्यान से देखिए, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल बी ए पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए था? तो हमें वैल्यू चाहिए एंगल ए पी बी का। तो ए पी बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो ध्यान से देखिए, हमारा जो ये पैरेलल है, क्या बोला था, ये टेंजेंट है। तो एंगल देखेंगे आप ध्यान से, तो ये एंगल जितना होगा इतना ही ये एंगल भी होगा, ये वाला, ठीक है। और ये एंगल जितना होगा बी, इतना ही ये एंगल होगा। बात आ रही है समझ में? क्योंकि इस पॉइंट से ये दोनों सेम टेंजेंट है ना, दोनों इक्वल होंगे लेंथ में। अब अगर लेंथ में इक्वल होगा तो सिमिलर है कि, और कौन सा ट्राइंगल होगा, ये इक्वल होंगे। तो क्या बना हमारे पास, ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 1 जा 90, 2 जा 180। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब a प्लस बी, ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए पी बी बना रहे हैं। तो एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज। तो ये 8 सेंटीमीटर आता है। आप लोगों ने बहुत बार किया, बहुत बार ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 8 सेंटीमीटर आता है, इससे प्रीवियस सेट में भी शायद यही था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी विच टचेज द सर्कल विथ रेडियस आर इज। अच्छा, अब आर लेकर के अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे तो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो हमें थीटा की जगह पे पी लेना है, तो पी बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अगर इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2/2। तो कितना हो जाएगा, पी बाय 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन में अवेलेबल है ऑलरेडी, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो आपका आंसर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 12 पाई। देखिए ना, 4 पाई, तो 4 पाई 3 जा 12 पाई, 3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9। तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 क्यूब रूट ऑफ 9, या 3 का पावर 1/3। समझ में आ रहा ना, 3 का पावर 2/3, सॉरी 3 का पावर 2/3, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करा इफ द सम ऑफ if the formula x bar equals to a plus sigma fi di by sigma fi for finding the mean of the group data di are the deviation from a of lower limit of the class interval classes, upper limit, midpoint of the classes and next question है आपका Sabita has a lamp placed at the center of her square yard, each side measuring 20 meter. The light of the lamp cover a
सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर ऑन यार्ड, द एरिया ऑफ द यार्ड इज नॉट लिप्ट बाय द लैंप इज। अब देखिए एक स्क्वायर यार्ड है जिसका साइड 20 है, तो आप एरिया निकालोगे तो 20 इंटू 20 इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर आएगा। दूसरा बोला सर्कुलर सर्कल में जो है उसका रेडियस 10 है, उसका अगर मैं एरिया निकालूं तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में पाई में ही ऑप्शन है, तो 100 पाई मीटर स्क्वायर। तो लेफ्ट एरिया कितना बच गया 400 माइनस 100 पाई। बात आ रही है समझ में? तो 400 माइनस 100 पाई, चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंप्लीमेंट इवेंट विल बी। अच्छा, एक इवेंट पी है तो उसका कंप्लीमेंट इवेंट क्या हो सकता है? तो देखिए प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इक्वल्स टू 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट हम निकालेंगे तो 1 माइनस पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये दोनों मिला के 1 होता है बच्चों। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। तो वही चीज मैंने लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इक्वल्स टू 1 माइनस पी, जो आपके ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है? ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑकरेंस कैन नेवर बी लेस देन 100, ग्रेटर देन 1, लेस देन 0, एनीथिंग बट अ होल नंबर। तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता है? तो आप सबको पता है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 to 1 के बीच में वेरी करता है, ठीक है ना। तो आप इसमें देखिए 0 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। करा द वैल्यू ऑफ 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर इज। यहाँ से क्या करोगे आप 9 कॉमन निकालोगे तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बच जाएगा, जो कि आपका आइडेंटिटी होता है। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, सो 9 इंटू 1 9 हो गया। अब चेक कीजिए ऑप्शन, यहाँ से ऑप्शन आपको दिख जाएगा कि ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास दो क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20, एजर्सन और रीजन, स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन है। हमें दोनों चीज देखना होता है और फिर टिक करना है, ऑप्शन ए बी सी डी करना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 19 का एजर्सन स्टेटमेंट, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657 इज 22338। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 306 और 657 का चैप्टर 1 में आपने जब निकाला होगा HCF, आप लोगों को याद है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो याद है कि 306 और 657 का एलसीएम जो है वो 22,338 ही आता है एलसीएम। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप रीजन की बात कर लेते हैं, तो रीजन क्या रहा है? द HCF ऑफ 306 और 657 इज 9, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो एजर्सन और रीजन दोनों सही है, लेकिन दोनों का एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं बैठ रहा है। एक एलसीएम एक HCF है, तो कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन बी, 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एजर्सन, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट x1 y1 and x2 y2 is divided by the y axis in the ratio k/1 is called सेक्शन फार्मूला, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p -3,2 and q 5,7 is divided by y axis in the ratio 3/5। तो ये बच्चों हमें चेक करना पड़ेगा, तो चलिए निकाल के चेक कर लेते हैं। तो हमारा p का जो कोऑर्डिनेट है वो -3,2 है, एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पर -3,2, एंड q का कोऑर्डिनेट है आपका 5,7 और रेशियो दिया है 3/5, 3/5। मान लीजिए p कोई पॉइंट है जो, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर 3/5 जो है इसको k/1 लेकर के हम चेक कर लेते हैं कि हमारा रेशियो 3/5 आता है कि नहीं, इस वैल्यू के लिए आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा फॉर्मूला होता है y एक्सिस पर ये पॉइंट था, सपोज कीजिए p कोई पॉइंट है, y एक्सिस पर है तो x का वैल्यू 0 होगा, तो 0, y इज इक्वल टू m1 मीन्स k इंटू m1 x2 है आपका 5 प्लस m2 मीन्स 1 इंटू x1 -3 डिवाइडेड बाय k प्लस का 1। और यहाँ पर x एक्सिस ही 0 है, तो रेशियो निकालने के लिए एक ही एक्सिस हम कंपेयर कर लेंगे, तो 0 इज इक्वल टू 5k -3 बाय k प्लस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 5k -3 इक्वल्स टू 0, तो 5k इक्वल्स टू आएगा 3 और रेशियो हो जाएगा हमारा k इक्वल्स टू 3/5 मीन्स 3/5। इसका मतलब ये भी सही है, तो 20 में आएगा आपका ऑप्शन ए।
एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है और सेम एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। 20 तक हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं हम लोग, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हम लोग। 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया। कह रहा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का के। और एक और कंडीशन दे रखा है आपको, क्या? तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इक्वल्स टू आएगा 2 प्लस का बीटा। अब देखिए सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला आता है माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए। तो देखिए अल्फा के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू बीटा, और बीटा तो है ही, तो 2 प्लस का बीटा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के अपॉन में 1। समझ में आ रहा है? और अल्फा प्लस बीटा मीन्स 2 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6/1। 2 प्लस बीटा, ये तो अल्फा का वैल्यू आया, प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस 6 अपॉन में 1। तो 2 प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो 2 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 2 मीन्स माइनस 8। तो बीटा इक्वल्स टू कितना आया? माइनस का 4। समझ में आ गया? अब देखिए के का वैल्यू यहाँ पर बीटा का वैल्यू रख दीजिए। सो 2 प्लस माइनस का 4 इंटू माइनस का 4। तो देखिए 4 माइनस 2 2 हुआ, सो माइनस 2 इंटू माइनस का 4 कितना है? प्लस का 8। यही आपका आंसर है। प्लस का कितना आना चाहिए था आंसर? 8। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट 21 का और पार्ट। कह रहा इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y², एक बार पॉलिनोमियल लिख देता हूं मैं, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ से अगर आप एलसीएम निकालते हो बच्चों, तो एलसीएम 3 आएगा। 7 3 जा 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 21 2 जा 42 हो जाएगा, और मिडिल में हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो 11 लाना है। तो 14 3 जा 42, और 14 माइनस 3 करेंगे तो 11 आ जाएगा। सो 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लेने की बारी आई, तो 7 के टेबल में 21 भी आता है और 14 भी आता है, तो 7y कॉमन निकालिए। 7 3 जा तो 3y माइनस का 2, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, -1 कॉमन निकालिए, ठीक है। -1 नहीं +1 कॉमन निकालिए, तो 3y और माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो 3y माइनस 2 और दूसरा 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब 0 जो है दोनों को इक्वली 0 कर दिए बारी बारी से। तो 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू आएगा 2/3। दूसरा है 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 7y इक्वल्स टू -1 होगा बच्चों, और y का वैल्यू -1/7 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है sin 90 बाय cos 45। लिख लेते हैं एक बार, sin 90 डिग्री बाय cos 45 डिग्री प्लस दूसरा है 1 बाय cosec 30, 1 बाय cosec 30। समझ में आ रहा है? ओके, तो देखिए sin 90 1 होता है, तो 1 बाय cos 45 प्लस 1 बाय cosec sin होता है, तो sin 30। समझ में आ रहा है? अब 1 बाय cos जो है sec लिख सकते हैं आप, तो sec 45 प्लस sin 30। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए।
सेक 45 का वैल्यू 2 होता है, √2, और साइन 30 का 1/2। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 2 हो गया, तो 2√2 प्लस का 1। ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। करा सिलेंडर ए cone and a hemisphere have same base and same length, find the ratio of their volume। तो उसके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सोच भी नहीं सकते इतने आसान क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है πr²h। वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो 1/3 πr² होता है, और हेमिस्फीयर की करें तो 2/3 πr³ हो जाएगा, 2/3 πr³। अब देखिए, सबको कट कर देना है, तो πr² इक्वल कर देंगे हम 1/3 πr²h। इक्वल करो फिर, या फिर रेशियो लगा दो, आप रेशियो का ही सन लगा दो, क्योंकि रेशियो में निकालना है ना हमें। 2/3, इसको भी πr³ को आप πr²h भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका रेडियस और हाइट दोनों सेम ही होता है, इसलिए πr³ होता है। वैसे πr² आप लिख सकते हो। तो देखिए, πr²h πr² πr² कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1 रेशियो 1/3 रेशियो 2/3। समझ में आ रहा है? ओके, अब क्या करना है हमको, डिनोमिनेटर को रिमूव कर देना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 × 3 रेशियो 1/3 × 3 रेशियो 2/3 × 3। अब देखिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आया 3 रेशियो 1 रेशियो 2। ये हमारा आंसर है। समझ में आया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 का और पार्ट है, करा स्टील वायर when bent in the form of a square enclose an area of 121 centimeter square, if the same wire is bent in the form of a circle, then find the circumference of the circle। ओके, तो देखिए, अब एरिया दे दिया है स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया होता है हमारा, आप लिखेंगे गिवन दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड निकालना होगा हमें सबसे पहले, तो साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया होता है, तो अंडर रूट 121, तो 11 सेंटीमीटर आएगा। अब पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 11 कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 44 सेंटीमीटर। अब ये जो पेरीमीटर है, इतना ही सरकमफ्रेंस किसका होना चाहिए, सर्कल का भी इतना ही होना चाहिए। क्लियर? तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर, हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ओके, हमें दिखाना है कि दो टेंजेंट जो है एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ड्रॉ करें किसी सर्कल पर, तो दोनों इक्वल होंगे लेंथ में, ये प्रूव करना है। चलिए पहले ड्राइंग कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, अब इस पे दो टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है। ड्राइंग मैं इस तरफ करता हूँ। देखिए ये हमारा हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक का A और एक का B, O सर्कल है। तो आप लिखेंगे गिवन दैट
AP and PB are two tangent of circle having center O. अब देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, एक AOP और दूसरा BOP। तो इन ट्राइंगल AOP एंड BOP, सबसे पहला OA इक्वल्स टू हो जाएगा OB। क्यों इक्वल होगा? तो रेडियस है ये, रेडियस। अच्छा, दूसरा देखिए OP इक्वल्स टू OP, कॉमन साइड है। और तीसरा आप सबको पता होगा कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। तो OAP इक्वल्स टू OBP इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOP। सो AP इक्वल्स टू PB या BP, जो भी आप लिखिए एक ही चीज़ है, बाय CPCT। हो गया प्रूफ, बाय CPCT, ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको, प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, इन द गिवन फिगर गिवन बिलो BD एंड CE इंटरसेक्ट ईच अदर। BD और CE एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पर। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा आपको। ट्राइंगल PBC सिमिलर ट्राइंगल PDE वाई। PBC और PDE ये दोनों जो है सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? तो देखिए, अगर सिमिलर होता है तो क्या होता है, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और साइड इक्वल होना चाहिए। क्लियर, यही तो होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम साइड का रेशियो निकाल लेते हैं। हमारा था ट्राइंगल PBC और दूसरा PDE। तो PBC, तो इसके फर्स्ट दो मतलब PB और इसके भी फर्स्ट दो मतलब PD। इसका रेशियो निकालेंगे। PB आपको दिया 5, PD 10, काट दीजिए, 5 1 जा 5 2 जा, सो 1/2। दूसरा है PC बाई PE, PC अपॉन में PE। तो PC हमारा 6 अपॉन में 12, काट कर दीजिए तो 1 अपॉन में 2। नाउ दूसरा हमारा बच गया, हमारा साइड का रेशियो इक्वल आ गया। इसका मतलब है ना कि PB बाई PD जो है वो इक्वल आ गया PC बाई PE के। और एक और चीज़ क्या देख रहे हैं आप, ये जो एंगल देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसका मतलब SAS सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल BPC इक्वल्स टू एंगल DPE वर्टिकल अपोजिट एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल PBC सिमिलर ट्रायंगल PDE। हो गया प्रूफ।